नंबर 5th, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। अर्ली रिपब्लिक कहा जा रहा है। रिपब्लिक सब तो बहुत ही डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ चीज़ है, सही बात है कि नहीं है, बट हम फिर भी रिपब्लिक कहते हैं। इसलिए मोदी जी कई बार बोल देते हैं ना कि अंग्रेज ने ये व्यवस्था हमें नहीं दिया है, रिपब्लिक तो बहुत पहले से थे। यानी कि जो महाजनपदास, जो 16 महाजनपदास होगा, उसमें ऐसे भी 1-2 जनपदास है जहाँ पे लोग चुन के भेज रहे हैं किंग को। तो ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था उस समय भी था, समझे, ऐसा मिला है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, इलेक्शन डे के टाइम में वो लिखा गया है, बच्चे का देख लेना। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कैसे कुछ आदमी रूलर्स बन जाते हैं। अच्छा ये बताओ, रूलर्स कब बनता है? जब लोगों का स्वीकृति मिले, एक्सेप्टेंस मिले। आज हम टीचर कैसे बने? तुम लोगों ने स्वीकार किया, टीचर बने। और टीचर तो चलो ठीक है, टीचर तो एक छोटा चीज़ को ही रिप्रेजेंट करना होता है, बट यदि बात करेंगे रूलर का, तो रूलर तो बहुत ऊपर का चीज़ हुआ। जैसे सीएम बनना, अभी के व्यवस्था के हिसाब से सीएम बनना, पीएम बनना, तो कितना लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए इसमें। तो देखो यहाँ पे, चूजिंग लीडर्स or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so। जब से भारत को आज़ादी मिला है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या फिर वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, जब से यूनाइटेड नेशंस बना है, तब से हमने देखा है कि वोटिंग का व्यवस्था हुआ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का बात करते हैं, जहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, 18 साल से ज़्यादा हो जाते हैं इंडिया जैसा कंट्री में तो आप वोट दे सकते हो। तो ये व्यवस्था कायम कर दिया गया। बट ये जो पहले का जो समय था, बहुत पहले, क्या यही व्यवस्था था? तो ऐसा बिल्कुल व्यवस्था नहीं था। ये अलग बात है कि हमने वैदिक एज में, स्पेशली अर्ली वैदिक एज में, हमने सभा और समिति का रेलेवेंस समझा, और वही रेलेवेंस बाद में ख़त्म हो जाता है लेटर वैदिक एज में। करेक्ट, कल बताए थे ना। तो देखो हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, कैसे बना है। Some of the rajas we read about the chapter 4 were probably chosen by the jana। जो हम लोग पढ़े, पिछले बार पढ़े ना राजास के बारे में। हमारा राजा से मतलब वो राजा नहीं जो बाद में जाकर राजा बना है। राजा मतलब शुरू का जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, जो पृष्ठ के बराबर आते थे, मैं वो बाद में रियल राजा का रूप लिए हैं। तो राजा कब राजा बनेगा? जब पीपल एक्सेप्ट करेगा उसको, यानी कि जना जब एक्सेप्ट करेगा, जना मतलब पीपल, जन जन बोलते हैं ना हम लोग। बट यदि हम ठीक से भारत का हिस्ट्री पकड़ लें तो हमें पता चलेगा कि 3000 ईयर्स अगो, यानी कि अभी 2000 पीछे 1000 से चले जाओ, तो यानी कि तुम्हारा कब हुआ? वैदिक एज कब शुरू हुआ? 1500 से लेके शुरू हुआ। अर्ली वैदिक एज 1500 से लेके 1000 तक गया। 1000 से लेके 500 से क्या हुआ तुम्हारा? लेटर वैदिक एज हुआ। ये जो 1000 है जहाँ पे लेटर वैदिक एज आ रहा है, एट द सेम टाइम अब किंगडम बनना शुरू हो जाएगा। और यही युग है जहाँ पे महाजनपद, जनपद से महाजनपद होगा। जनपद, देखो जनपद का मतलब आदमी का रहने वाला जगह, अब महाजनपद मतलब उससे भी बड़ा, यानी कि वो किंगडम का रूप लेगा। और जब उससे भी बड़ा होगा तो किंगडम चाहिए, किंग चाहिए, जो उस चीज़ को एडमिनिस्टर कर सके, उस चीज़ को गवर्न कर सके। समझ में आ रहा है ना। तो देखो 3000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस, हम देखते हैं कि वहाँ पे चेंजेस आना शुरू हुआ। क्योंकि अर्ली वैदिक एज में राजा का मतलब राजा नहीं है, राजा का मतलब है कि वो जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन था वो था, बट वही राजा बाद में जाकर बहुत इंपॉर्टेंट रूप ले लेता है। सब मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज अ राजा। अब तो बताओ राजा बन रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है ये लोग। जैसे तुम लोग देखता होगा, रामायण वगैरह देखता होगा, तो राज्याभिषेक होगा, है ना, राज्याभिषेक होगा। तो उस समय भी राजा बनने के लिए एक स्पेशल सेरेमनी सब होता था, और बहुत तरह का सेरेमनी होता था। क्या बता सकते हो? वेरी गुड। उस सेक्रीफाइस को क्या बोलते हैं? अश्वमेधा, ठीक है, अश्वमेधा। बाजपिया, ठीक है। अब बाजपिया मतलब क्या है कि आपको पीना पड़ता है, ड्रिंक पीना पड़ता है। और अश्वमेधा में क्या होता है तुम्हारा, जहाँ पे हॉर्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, करेक्ट। तो देखो ये सब चीज़ होना शुरू हो गया, यानी कि ये सेक्रीफाइस होगा तभी राजा अपना राजगद्दी पे बैठा। देखो वही बोला, देखो अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस एक वन रिचुअल था, उसमें बाजपिया भी हो सकता है या हॉर्स। देखो इसमें क्या होता था, अब ये अश्वमेधा में क्या किया जाता था? ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गाइडेड बाय द राजा मैन।
If the horse wandered into the kingdom of other rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अब इसका मतलब क्या कि इसमें देखो अश्वमेधा में क्या होता था, हॉर्स सेक्रीफाइस तो करते ही थे, बट प्रोसीजर क्या था कि एक हॉर्स को पूरा खुला छोड़ दिया जाता था और ये हॉर्स दौड़ता था. यदि किसी किंगडम से दौड़ गया, इसका मतलब उस किंगडम का जो राजा होगा उसने स्वीकार कर लिया कि जिस जहाँ से ये हॉर्स आया है उसका जो राजा है वो ज़्यादा पावरफुल है हमसे, और यदि स्टॉप कर दिया तो वार होगा उसके साथ, फिर वार होगा, देख लेंगे बढ़िया से. समझ में आया ना? तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ द हॉर्स वांडर इनटू द किंगडम, यानी दूसरे राजा के किंगडम में वो चला गया, घूम गया, एंड दे स्टॉप्ड इट, और ये राजा लोग रोक दिए, तो आपको फाइट करना पड़ेगा. और यदि राजा लोग दूसरे किंगडम वाले राजा लोग नहीं रोके, तो जिसका हॉर्स है जिस राजा का, उसका आपने सुजेनिटी यानी कि ओवरलॉर्डशिप आपने स्वीकार कर लिया और आपका किंगडम उसका किंगडम बन जाएगा. They allowed the horse to pass, it means that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by the specially trained priest. और यदि जहाँ पे स्वीकार कर लिया, तो अब क्या हुआ कि वो हॉर्स को ले जाया जाएगा वहाँ पे और वो हॉर्स का सेक्रीफाइस किया जाएगा. ये बहुत गंदा चीज़ है ना? अच्छा चीज़ है क्या ये? बहुत ही ब्रूचुअल मर्डर हो रहा है हॉर्स का. हॉर्स को मारा जाएगा और वहाँ पे जो ट्रेंड प्रिस्ट होंगे, क्योंकि हॉर्स ने क्या किया, उसको विजय दिला दिया. जरूरी नहीं, अब हमको क्या पता किए होंगे कि नहीं किए होंगे, मगर गलत चीज़ है ये मैं बोल रहा हूँ. गलत चीज़ अभी हो या पहले का हो, तो हम लोग इस पोजीशन में होना चाहिए गलत चीज़ बोलने के लिए. क्या वो राम जी किए तो अच्छा चीज़ है और अभी का आदमी किया तो खराब चीज़? ऐसा थोड़ी है, सबके ऊपर लागू होता है चीज़, सब पे लागू होगा वो चीज़. देखो यहाँ पे द राजास वेर देन इन्वाइटेड, देखो राजास को इन्वाइट किया जाता था कि आइए, आपने स्वीकार कर ही लिया है हमारा साम्राज्य को, आइए इस हॉर्स का बलि दिया जाएगा. तो देखो स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट होते थे और वो उन लोगों को गिफ्ट देते थे और हॉर्स का सेक्रीफाइस होता था. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल. सही बात है ना? जो राजा इस तरह का ऑर्गेनाइज करेगा अश्वमेधा, इसका मतलब वो ज़्यादा पावरफुल है. तभी यही कारण है कि जब हॉर्स ने जीता था उसकी जगह पे, तो सब राजा लोग इसके साम्राज्य में आया और वो सब बैठा रहेगा, उन लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा. देखो क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट कर लिया ना, एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम, और वो लोग भी गिफ्ट लेके आएगा. द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल. अब यहाँ पे तो राज्य अभिषेक हो रहा है ना. अब राजा वो राजा बैठा हुआ है कि जो सबको जीत के बैठा हुआ है बाकी राजा लोग को. तो मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? वो राजा है जो अश्वमेधा सेक्रीफाइस कर रहा है. यानी ये ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, उन लोगों का अपना ही राजगद्दी होता था, थ्रोन होता था, सिंहासन होता था, या टाइगर स्किन से बनाया हुआ. टाइगर मतलब रोर है ना, हम टाइगर है, सबको जीत के बैठे हुए हैं, एक सिंबल है. हिज कैरेक्टर यानी कि जो आदमी, जो चैरिटर मतलब क्या होता है, जो रथ चला रहा है. हु हैज़ हिज कैंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स, चार्टेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी. और जो रथ चला, देखो राजा का भी अपना रथ होता है ना, रथ सारथी जिसको बोलते हैं. सारथी बगल में बैठेगा जब रिचुअल्स होगा और वो उसके ग्लोरी के बारे में कसीदा पड़ेगा कि देखो हमारा राजा ऐसे हैं, हमारा राजा वैसे हैं. क्योंकि राजा को मज़ा आता है ना. राजा बोलेगा बोलो रे हमारे बारे में, अच्छा बोल दिया, लो बाबू. अब एक बार मिल जाएगा, अगला बार देखो कितना लंबा याद करके आएगा वो. तो हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ मैनर. और छोटे छोटे जो भी है उसके रिलेटिव्स लोग परफॉर्म करेंगे, रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे. द अदर राजास वेर सिंपली स्पेक्टेटर. जो बाकी जो राजा है जिसको जीत के बैठा है ये, वो स्पेक्टेटर, वो ऑडियंस के रूप में बैठे रहेंगे, देखेंगे कि अच्छा ये सब हो रहा है, देखो हार गए क्या करेंगे. द अदर राजास वेर सिंपली स्पेक्टेटर हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस. उसको बैठना ही पड़ेगा क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया अपना हार. प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग. अब बताओ ये छीटेगा, जैसे गंगा जल छीटा जाता है ना, इस पर सेक्रेड वाटर छीटा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे रिचुअल्स हो रहा है प्रीस्ट के द्वारा. द ऑर्डिनरी पीपल वही बीस बोलो या वैश्यस बोलो, ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स. वो लोग भी गिफ्ट्स लेके आया. क्यों? क्योंकि राजा बनने वाला है. जैसे मोदी जी जब पीएम बनेंगे तो लोग कितना गिफ्ट देगा, लोग कितना बधाई देगा कि वाह क्या बात है. तो लोग ऑर्डिनरी मैन भी आएंगे. हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर
रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मैनी रिचुअल्स। बताओ कितना गंदा व्यवस्था। यानी कि जो कास्ट का कल बताए थे ना, कास्ट सिस्टम क्या होता है। शुरू में तो सोशल मोबिलिटी था, बाद में सोशल मोबिलिटी ख़त्म कर दिया गया। जो शूद्र है, जो नीचे जात का है, वो लोग को नहीं मिलेगा बैठने के लिए वहाँ पे। ये हालत करके रखा है ये लोग, तो क्या इंडियन लोग सीखेगा आने वाले समय में भी। अब बताओ कितना शोषण होगा इन लोग का, और शोषण अभी तक है। हमको तो अजीब लगता है कि आदमी लोग जात पात पे भी आदमी लोग को डिफरेंस कर देता है। अरे करना है तो ब्रेन पे करो ना उसका, हो सकता है बहुत चालाक निकले वो आदमी। हद है। उस समय का देखो दिया चीज़, इसलिए बोलते हैं सोसाइटी में जो गंदगी है ना और बहुत लंबा समय तक रहता है, तो आप समझते हैं वर्नास। वर्नास समझते हैं, वर्नास का मतलब वही कास्टिज्म वाला व्यवस्था जो है, इसी को बोलते हैं वर्ना सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर बाद में वही चीज़ कास्ट सिस्टम में डेवलप हो गया। तो क्या है ये वर्ना सिस्टम? We have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and the Yamuna during this period. अब देखो ये वही समय है ना, याद करो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा इंडस ट्रिब्यूटरी पे, वैदिक एज भी लगभग वहीं पे, तभी तो ऋग वैदिक में केवल लिखा गया था सरस्वती के बारे में। बट ये जो महाजनपद वाला पीरियड है, जहाँ पे किंगडम आएंगे, राजास आएंगे, अश्वमेधा होगा, वाजपेयी होगा, इस तरह का व्यवस्था जो है, ये गंगा और यमुना की जगह पे हुआ था। क्यों? क्योंकि डिस्कवरी ऑफ आयरन, जब आयरन डिस्कवरी होगा तो ये लोग टेरिटोरियल कन्क्वायर करेंगे और बड़ा साम्राज्य क्रिएट करेंगे। तो इसलिए कहा था कि बहुत सारे सैकड़ों किताब लिखे गए हैं गंगा और जमुना का जो प्लेन है वहाँ पे, और ये बताने के लिए तुमको कि व्यवस्था उस समय पे क्या था। दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड, इसलिए तो कहा था लेटर वैदिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो लेटर वैदिक के साथ मैच कर रहा है ना महाजनपदा का पीरियड। बात समझो, वो हिस्ट्री से भी मिलाना है सभी चीज़ को। टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को समझने के लिए, भले ही किताब में ना हो, बट आपको समझना है कि क्या क्या हो रहा है व्यवस्था। 1500 से लेके 1000, 1000 से लेके 500, और ये 1000 के साथ चल रहा है, यानी कि लेटर वैदिक के साथ चल रहा है ये सभी चीज़। हाँ, जनपद के बाद महाजनपद, सब वही सेम है। हाँ हाँ, ये बाद में जनपद से जाकर महाजनपद क्रिएट होगा। पहले जनपद आएगा ना, छोटा होगा, तब ना जाकर बड़ा होगा। देखो तो वही बोल रहा है कि ये लेटर वैदिक का है, क्योंकि जानते हो कि बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर द ऋग वेदा, आफ्टर विच यू हैव, ऋग वेदा का बाद ही कंपोज हुआ, क्योंकि ऋग वेदा हम जानते हैं सबसे पहले हुआ था। और ऋग अर्ली वैदिक एज को हम ऋग वैदिक एज भी कहते हैं इसलिए क्योंकि एक किताब पूरा जस्टिफाई कर देता है एक पीरियड को, 500 साल पीरियड को। दिस इंक्लूड क्या क्या है, देखो इसमें क्या क्या नहीं हुआ, लेटर वैदिक एज में क्या क्या नहीं हुआ। समावेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, ये बताए थे कि नहीं बताए थे तुम लोगों को कि लेटर वैदिक एज में बाकी किताब कंपोज किया गया। और भी बहुत सारे किताब हुआ है जिसके बारे में पढ़ोगे आने वाले समय में कि बाकी कौन सा किताब सब हुआ है। अब देखो कौन करते थे, ये प्रीस्ट करते थे, क्योंकि प्रीस्ट जानते हो ब्राह्मण लोग हैं, जानकार लोग हैं, यही लोग इस तरह की किताब बनाते थे। और ये सभी किताब में रिचुअल्स के बारे में बताया गया कि रिचुअल्स कैसे परफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि रिचुअल का अपना होता है। जैसे ओम भू भुव स्वः बोलते हैं ना हम लोग, ये भी वेद का ही चीज़ है, समझे, उपनिषद का चीज़ है, उपनिषद और वेद का मिलता जुलता चीज़ है ये सब। तो उस समय आया था ये सब। अब देखो उच्चारण बहुत जरूरी है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि उच्चारण जरूरी है, किस तरह उच्चारण करना। तो जो पंडित लोग हैं उस समय वो तो बहुत स्पेशल फोकस करते थे कि हाउ टू प्रोनाउंस, ठीक है। तो वो सब चीज़ लिखा गया है तुम्हारा। एंड दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी, और यहाँ पे प्रीस्ट लोग ये सोसाइटी के बारे में रूल्स और रेगुलेशन लिखते थे। और यही रूल्स और रेगुलेशन लिखते लिखते वर्ना सिस्टम बना दिए तुम्हारा, गड़बड़ हो गया फिर। अब वर्ना सिस्टम इतना रिजिड बना दिए तो बताओ आदमी जो जब जिसमें जन्मा, अब शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, बताओ क्या कितना ही पढ़ लिख के आगे चला जाए, बुरा चीज़ है ना। दिस वेर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम, यानी कि एक ही समय पे बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं। एग्जाम्पल देखो, प्रीस्ट है, वॉरियर भी है, फार्मर भी है, हर्डर्स भी है, ट्रेडर्स भी है, क्राफ्ट पर्सन भी है, लेबर भी है, फिशिंग डॉग भी है, फॉरेस्ट पीपल भी है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल लोग रह रहे हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन, और लोग सब साथ में रह रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ भी तुमको? बढ़िया समझो अच्छे से। अदर देखो, और बाकी क्या है, बहुत सारे हर्डर्स भी है, क्राफ्ट पर्सन भी है, लेबरर्स है, ये सब चीज़ें वहाँ पे, करेक्ट। द प्रीस्ट डिवाइड, प्रीस्ट ने क्या किया, ये सभी पीपल को 4 भाग में डिवाइड कर दिया। ये जो डिवीजन है इसी को वर्नास कहते हैं, इसी को वर्ना सिस्टम कहते हैं। देखो तुम लोग यदि डीप में पढ़ोगे, डिटेल्स में पढ़ोगे, तो वर्ना का मतलब होता है कलर का रेस, ये जो कलर है ना हमारा, कलर के होता है, और वही बाद में कलर जाके कास्ट सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। जो वर्ना जो शब्द है वो रेशियल शब्द है, कलर है, कलर। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड अ डिफरेंस। अब ये प्रीस्ट लोग जो डिफाइन किया रूल्स और रेगुलेशन, इनके हिसाब से अलग अलग जो वर्ना है, यानी कि अलग अलग जो बाद में जाकर कास्ट बनेगा,
उसका अपना अपना ही काम है। इसलिए तुम लोग से भी यदि हम काश पूछे तो तुम लोग यही बताओगे कि हमारा पूर्वज ये काम करते थे और हमारा ये है, करेक्ट। जैसे हम बनिया जात के हैं तो हमने तो बनिया वाला काम छोड़ दिया, हम तो टीचिंग कर रहे हैं, तो हम तो ब्राह्मण वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो टीचिंग किसका काम है? ब्राह्मण का काम है। लोग प्रीस्ट को सुनने जाता था ना, गुरु कौन होते थे? प्रीस्ट लोग होते थे। तो अब देखो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी था, तभी ना हम बनिया से डायरेक्ट हम ब्राह्मण की तरफ मूव किए हैं। अब तुम लोग भी तो ब्राह्मण ही बनना चाहते हो। ब्राह्मण मतलब अब ब्राह्मण तुम लोग जात से जोड़ देते हो। जात चीज़ नहीं था, ये सब प्रोफेशन था। अब बाद में इसको जाति के आधार पर डिवाइड कर दिएगा, मामला वहीं पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, मामला वहीं पे गड़बड़ हुआ। द फर्स्ट वर्ण देखो ब्राह्मीण है। अब ब्राह्मीण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, यानी कि ब्राह्मीण से हमें एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वेद पढ़ेंगे और वेद पढ़ाएंगे, समझाएंगे, टीच करेंगे दूसरे को, सेक्रीफाइस करेंगे और गिफ्ट लेंगे, वहीं से उसका इकोनॉमिक व्यवस्था चलेगा। अभी जैसे देख रहे थे ना, राजा के टाइम में कौन था? प्रिस्टी लोग आया था। अब दूसरा देखो, जो सेकंड प्लेस पे होगा वो रूलर्स होगा। अब यहाँ पे तुम लोग चौंक जाओगे। जो रूलर है, जो रूल कर रहा है, वो सेकंड क्लास पे आता है, और जो प्रीस्ट है, जो रिचुअल करा रहा है, वो फर्स्ट क्लास पे आता है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझो कि कभी भी किंगडम को, यानी कि कभी भी किंग को किंगडम में रूल करना होगा तो बिना प्रीस्ट का नहीं हो सकता है। देखे बात, समझे? कुछ भी हिस्सा हो, दुनिया का हिस्सा है, वो व्यवस्था है, शुरू का व्यवस्था है। वो चर्च का व्यवस्था भी तो ऐसा ही कुछ था। समझो ये कैसे आया है। तो क्षत्रिय बन गया, दे वर एक्सपेक्टेड टू। अब देखो, अब क्षत्रिय से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बैटल लड़े और अपने पीपल को बचाए, तभी तो वो लोग किंग बनेगा आने वाले समय में। थर्ड है विस या वैश्यास। वैश्यास मतलब बिजनेसमैन। और रियल जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ करवाता है वो तो वैश्यास क्लास ही है। ना बिजनेस होगा, ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो रियल जो बैकबोन है, जो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, वो बनिया क्लास ही है। अब देखो बेगूसराय का जो डेवलपमेंट हुआ, हर समय एक ही गाना गाते हैं तुम लोग के सामने में, बेगूसराय का क्या डेवलपमेंट हुआ? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मर्केंटाइल क्लास, मर्चेंट क्लास। देखो थर्ड कैटेगरी का है वैश्यास क्लास। इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? फार्मर्स होंगे, हर्डर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, क्योंकि ये बनिया वाले लोग हैं। अब बोथ क्षत्रियाज एंड वैश्यास कुड परफॉर्म, यानी कि क्षत्रिय भी परफॉर्म कर सकता है और वैश्यास भी अपना सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकता है। समझ गए? तो लेटर आप देखो बेचारा क्या होगा। लास्ट वेयर द शूद्रास। अब लास्ट कौन है? शूद्रास, who had to serve the other three groups and could not perform any ritual। बताओ, शूद्रा बेचारा लोग प्रीस्ट को देखेगा, ब्राह्मण को देखेगा, उसका सर्विस देगा, क्षत्रिय को सर्विस देगा, और ये वैश्यास को सर्विस देगा, और बेचारा अपना रिचुअल परफॉर्म भी नहीं कर सकता है। इतना हालत बुरा है लोग को। अब देखो स्थिति तो तब खराब हो जाता है जब महिलाओं को भी शूद्रा के बराबर रखा जाता है। हाँ, अधिकारी नहीं है। बताओ तो किस ओर जाएगा सोसाइटी? किस ओर जाएगा ये बताओ ना तुम हमको। तो ऐसा नहीं कि सोसाइटी बड़ा प्रोग्रेसिव था। हम मानते हैं कि अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी बड़ा प्रोग्रेसिव था। हम मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बहुत बढ़िया था, बट लेटर वैदिक एज में मामला गड़बड़ हुआ। और लेटर वैदिक एज का जो चीज़ है ना, अभी भी सोसाइटी में जीतता है। दिक्कत ये है, हमारा दिक्कत ये है। यदि अर्ली वैदिक एज वाला जो चीज़ जीतता है यहाँ पे, तो मज़ा आ जाता, फिर हम प्रोग्रेसिव होते बहुत ज़्यादा। देखो तो वही महिला जो है वो शूद्र बराबर किया जा रहा है। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा। वेदा नहीं पढ़ सकता ये लोग, यानी कि आपने हद लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ये लोग को, नहीं छोड़ा, महिला को भी नहीं छोड़ा। जब बताओ महिला कोई भी कास्ट की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब बताओ, प्रीस्ट बाबू और रूल्स और रेगुलेशन बना रहा है। अब बोला कि ब्राह्मण का बच्चा जो जन्मेगा ब्राह्मण ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ वन फादर एंड मदर वेर ब्राह्मण्स, वह ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। बताओ, मदर और फादर दोनों ब्राह्मण है तो उसका बच्चा ब्राह्मण ही होगा। ठीक है, चाहे वो ब्राह्मण वाला काम करे नहीं करे। इसलिए देखते हो ना, इसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, तुम लोग देखते हो ना, ब्राह्मण अब सब लोग खोजता है पूजा के टाइम में, पता चला कोई लड़का ब्राह्मण आया, नौजवान ब्राह्मण आया, वो कुछ नहीं आता, फिर भी उसको स्वीकार किया जा रहा है। अंतिम में जब पूरा सेक्रीफाइस सब हो जाएगा, जो भी ऑफरिंग्स हो जाएगा, बोलेगा 501 रुपया, 1001 रुपया, लेकिन उसने कुछ मंत्र भी नहीं पढ़ा, वो जानकार नहीं है, फिर भी हमने स्वीकार किया है कि वो ब्राह्मण का बेटा है, इसलिए ब्राह्मण ही होगा। तो ये परंपरा बहुत पहले से चल रहा है। देखो उतना ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये हो गया। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल। अब देखो
अब बाद में देखो शूद्रा से भी स्थिति बुरा है अनटचेबल का। शूद्रा तो कम से कम तुम उसको छू सकते हो, हाँ उसे बात कर सकते हो। अब एक और कैटेगरी आ गया, उसको बोलते हैं अनटचेबल, छुआछूत। ये शूद्र से भी नीचे जात का है छुआछूत। दिस इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, उसमें देखो छुआछूत ये अनटचेबल में कुछ क्राफ्ट पर्सन होंगे, कुछ हंटरर्स होंगे, कुछ गैदरर्स होंगे, एज वेल एज द पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स, जो बरियल्स करता है, क्रीमेशंस करता है, गाड़ने में जलाने में जो हेल्प करता है, ये सब अनटचेबल आ गया। द प्रीस्ट सेड दैट द कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग। बताओ ऐसा कोई प्रीस्ट होता है क्या? प्रीस्ट ने क्या रेगुलेशन बना दिया कि ऐसे अनटचेबल के साथ यदि तुम्हारा बॉडी टच हो जाएगा तो तुम पॉल्यूट हो जाएगा, बचे रहो। और यही लोग को दूसरा नाम दिया, चंडेला नाम दे दिया गया, चंडेला कहा जाता था ये लोग। अब मैं तुम लोग को अद्भुत एक नज़ारा पेश करता हूँ समझने के लिए। ये लोग बेचारा लोग साफ उफ करने वाला, कचरा वचरा गार्बेज को साफ करना, ठीक है। तो तुम लोग जानते हो, पहले भी मैंने बताया है, ये लोग जब आता था सुबह सुबह कचरा चुनने के लिए, लेने के लिए, तो घंटी बजाते हुए आता था, टिक 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 टिक, घंटी बजा रहा। अब घंटी सुन के आदमी लोग क्या करेगा, कचरा बाहर रख देगा, अंदर छुप जाएगा। क्यों? सुबह इसका दर्शन हो गया तो दिन खराब हो जाएगा इसका। इस तरह का नेगेटिव बिलीफ। और ये लोग ने भी स्वीकार कर लिया कि हम लोग सच में चंडेला से। क्यों? क्योंकि मजबूर कर दिया सोसाइटी ने, ये सोचने पे मजबूर कर दिया सोसाइटी ने। क्या कमी था उसके अंदर? सब चीज़ तो वही है। और यही बाद में नेशनल मूवमेंट में गांधी जी, बी आर अम्बेडकर इसी चीज़ के लिए लड़ते हैं, अनटचेबिलिटी है। बाद में क्या बोलते हैं गांधी जी, अनटचेबल और कोई नहीं, हरिजन है, हरि के जन है। और अभी देखो मोदी जी कितना बढ़िया, मतलब मिलता जुलता, विकलांग को दिव्यांग बोल जाते हैं। अच्छा है, लीडर इस तरह का यदि प्रयास करे तो जितना भी सोशल डिफरेंसेस है वो ठीक होता है। तो यहाँ पे देखो स्थिति बहुत खराब हो गया चंडेलास का, समझ गए ना। इसके बाद ये हो गया, देखो मैंने क्या है, कहाँ पे थे, अनटचेबल, ये सब हो गया। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, तो पॉल्यूट हो जाओगे। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। बहुत सारे पीपल को स्वीकृति नहीं हुआ, बोला कि हम नहीं मानेंगे आपका। जब नहीं मानने वाला होगा तो ये बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी बन जाएंगे, ये तो बन जाएंगे। और बहुत सारे वर्ना सिस्टम को यदि स्वीकार नहीं करेगा तो वो लोग को भी अनटचेबल घोषित कर देगा प्रीस्ट लोग। सम किंग्स थॉट दैट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, अदर्स फेल्ड दैट बर्थ कुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग टू। देखो सम किंग्स को लगता था कि देखो ऐसे हम किंगडम बनाएंगे, तुम लोग ज़्यादा रहेगा, तो प्रीस्ट का भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहा था। क्योंकि अब देखो किंग है, किंगडम को चला रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, अब बट फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा ब्राह्मण्स, तो कभी ना कभी तो ये चीज़ जाके दर्द तो होगा किंग्स को, तो किंग्स भी अपोज कर देता है। ऐसा है बहुत सारा। और कई लोग सामान्य लोग भी सहमत नहीं होंगे। जो सामान्य लोग सहमत नहीं होंगे, आने वाले समय में जैनिज्म बुद्धिज्म आएगा, वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे हम, क्योंकि वहाँ पे कास्टिज्म ही नहीं है। सिंपल सी बात, ठीक है। क्योंकि वो सम किंग्स बिलीव करते हैं कि वो सुपीरियर है प्रीस्ट से, ठीक है। अदर फील्ड दैट, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि बर्थ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, हम कहीं पे भी जन्मे, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। बिसाइड सम पीपल फेल दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सबका ऑक्यूपेशन है अपना अपना। अब ये थोड़ी बोल सकते कि आज हम टीचर है तो हम महान हैं। अरे भाई आप कुछ भी काम कर रहे फिर भी आप महान हैं। अब अपना काम शिद्दत से करिए ना, आपका अपना जगह पे इंपॉर्टेंस है, हमारा अपना जगह पे इंपॉर्टेंस है, हर आदमी का अपना अपना जगह पे इंपॉर्टेंस होता है ऑक्यूपेशन के लिए। अदर्स फील दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू, और बहुत सारे लोग का ये भी विचारधारा था कि काहे शूद्र लोग काहे रिचुअल नहीं करेगा, काहे अनटचेबल लोग नहीं करेगा, उसको भी भगवान से मिलने का अधिकार है, वो भी सेक्रीफाइस करे, वो भी रिचुअल्स करे। तो देखो कहने का मतलब एकता वाला बात, मतलब इक्वलिटी वाला बात बहुत सारे लोग उठा रहे हैं उस समय भी, डिस्पाइट ऑफ फ्रेमिंग रूल्स बाय द प्रीस्ट क्लास। समझ में आ गया ना। ऑल्सो देयर आर मैनी एरियाज इन द सम कंटिनेंट, ऐसे भारत में बहुत सारे जगह थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो गया, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस उतना ज़्यादा नहीं था। मैंने हर समय तो नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल दिया है, अभी भी देखो ये चीज़ तुमको वहाँ पे मिलेगा, महिला पुरुष सब बराबर है, क्या है जात पात। हम लोग तो बीटेक क्रॉस करने के बाद पता चला कि मेरा जात क्या है। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं हम तुमको, वो तो बिहार में आने के बाद पता चलता है कि जात कौन सा है मेरा, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है वहाँ पे। तो वही बोल रहा कि बहुत सारे ऐसे जगह थे नॉर्थ ईस्ट सब में उस समय, इंडियन सब कंटिनेंट में, कि ये वाला अब बिहार है वो उस समय का, बिहार है वो उस समय का नॉर्थ ईस्ट जो बोल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में अभी का नॉर्थ ईस्ट नहीं, बिहार वाला, बिहार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उस समय का, ज़्यादा डिफरेंस उस समय एरिया में वो वाला एरिया में था, यूपी वाला एरिया में, उस वाला एरिया में था। अरे देखो बिहार में डिफरेंस नहीं था तभी ना अशोका बने,
अशोका ने तो शूद्र से लेके हर एक जात का आदमी लोग को कमांडर जनरल सब बनाया है। यू नो दिस थिंग। तो देखो जहाँ पे तो वेयर द इन्फ्लुएंस, इसका मतलब ये कहाँ संभव है, जरा बताना तुम लोग, ये कहाँ संभव है जहाँ पे डिफरेंस ना हो, जहाँ प्रिस्ट का डोमिनेट ना हो, डोमिनेशन ना हो। तो ये तुम्हारा वर्णा सिस्टम का आगाज़ है। इस पे लोग किस तरह इस बात को पचाए और कैसे इसको डिफेंड किए हैं सब समझ गए। तो वाई डिड पीपल ने क्यों अपोज किया वर्णा को? अरे अपोज क्यों नहीं करेगा? अब जो बताओ वैश्यास क्लास सब कुछ कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तुम्हारे किंगडम में पूरा समृद्धि ला रहा है, और उसको तुम बोलेगे तुम थर्ड कैटेगरी का आदमी है, मानेगा तुम्हारा बात? किंगडम है, किंग है जो पूरा शासन कर रहा है, उसको बोलेगा तुम सेकंड क्लास का है, हम पहला है, वो भी अपोज कर देगा। शुरू में बोलेगा ठीक है, बाद में अपोज कर देगा। और शूद्रा को भी यही सपोर्ट चाहिए। अब अनटचेबल के साथ जो बुरा हालत हुआ तो क्यों नहीं, सोसाइटी तो उठाएगा ही उठाएगा। और बाद में देखोगे यहीं से नया नया रिलीजन क्रिएट होता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो हमने देखा है, देखो जब ना अधर्म बहुत ज़्यादा हो तो विष्णु जी अवतार लेते हैं ना राम जी का, इसी तरह होता है सोसाइटी में भी। जब अधर्म वाला बहुत चीज़ हो जाता है तो राजा राम मोहन रॉय टाइप के लोग भी आते हैं, दयानंद सरस्वती टाइप के लोग भी आते हैं, वो आके सोसाइटी को एक नया दिशा देते हैं, और उसी में हम लोग फायदे में रहते हैं। इससे जनरेशन को बहुत लाभ होता है इससे। देखो तो आप समझते हैं जनपदास। अब जनपदास का कैसे आगाज़ हुआ है? द राजास हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइसेस वे नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजास ऑफ जनपदा रेदर देन जनास। अब देखो कितना चेंज हो गया। जो राजा है जो बिग सेक्रीफाइस करे, अश्वमेधा वाला जो हॉर्स वाला बताए थे ना कि हॉर्स कैसे क्या होगा, इस तरह करे, उसको राजास रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि जनपद की ये राजास है। अब जनास का नहीं, जनपद का। अब जनास के साथ जनपद वर्ड भी आ गया है। जनपद मतलब जन जहाँ पे पद रखेगा, यानी कि लैंड, उस लैंड का मालिक बनाया जा रहा है राजास को। टर्मिनोलॉजी देख रहे हो, जन से जनपद का बात करता है, और जनपद का जो मालिक होगा अब राजा होगा। देखो जनपद का लिटरली मीनिंग होता है लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट, समझ गए ना, वही बताएं, और वहाँ पे सेटल हो गए। तो देख लो मैप 4 में दिखाया गया है तुम लोग को जनपद के बारे में। कहाँ है मैप 4? नीचे है, हाँ देखो नीचे है। देखो कितना, देखो जनपद सब दिखाया गया, उज्जैन दिखाया गया है ना, वैशाली दिखाया गया है, मगध दिखाया गया, राजगीर दिखाया गया, अंगा दिखाया गया है, देखो तक्षशिला दिखाया गया, सब महाजनपद है। गंधारा दिखाया गया है, करेक्ट। हस्तिनापुर देखो वहाँ पे, पंचाला है, सो ऑन। तो आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट, यानी कि जो अभी महाजनपद नहीं हुआ, जनपद का बात है, ये जनपद से महाजनपद होगा, है ना, ऐसा ही होता है। टाउन से सिटी की तरफ, सिटी से मेट्रोपॉलिटन सिटी बढ़ते चले जाते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट लोग जो खुदाई कर रहे थे, इन्होंने बहुत सेटलमेंट पाया इस जनपद में। जैसे देखो पुराना किला दिल्ली में भी पाया गया, है ना, हस्तिनापुर में, मेरठ में पाया गया, बहुत सारा अवशेष पाया गया। अनंत जी केरा, तुम्हारा जो इटावा जो है उत्तर प्रदेश वाला एरिया, वहाँ पे पाया गया बहुत सारा सेटलमेंट्स। और यहाँ पे क्या पाया गया कि वहाँ पे लोग सब हट्स में रहते, झोपड़पट्टी में रहते थे, और कैटल रखते थे, और भी बहुत सारे एनिमल्स रखते थे ये लोग, और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे ये लोग, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर कैन, सीसम, मस्टर्ड, यानी कि एग्रीकल्चर बढ़िया से आ चुका था फिर से। मैंने पहले भी कहा है तुम लोग को कि लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर आ चुका है, समझ गए ना। तो देखो पेंटेड ग्रे वेयर कल बताए थे ना कि क्या होता है, ये वाला ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी था ना, बताए थे। देखो वही तुम्हारा फिगर दिखाया गया, देखो इस तरह का है। प्लेट्स एंड बॉल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स, यानी कि ये जो कॉमन यूटेंसिल था जो सब जगह यूज़ होता था। और कौन सा कलर था? ये पेंटेड ग्रे वेयर था, इस तरह कलर दिखता था। दे आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच करोगे ना, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ चीज़, नाइस स्मूथ सरफेस भी कितना बढ़िया डिजाइन है देखो। परहैप्स दिस वेर यूज्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन फॉर इंपॉर्टेंट पीपल एंड टू सर्व स्पेशल फूड। देखते हो घर में कोई गेस्ट आता है तो बढ़िया वाला प्लेट आता है ना, हाँ जो हम लोग खाते हैं तो वो प्लेट दूसरा आएगा, ऐसा होता है ना। तो हो सकता है, लोग अनुमान लगा रहे हैं आर्कोलॉजिस्ट लोग, हो सकता है कि जब कोई गेस्ट उस्ट आता होगा, इंपॉर्टेंट पर्सन आता होगा, तब ये सबको निकाल के खिलाया जाता होगा। ऐसा अभी भी होता है। देखो दे मेड अर्दन, देखो उस समय अर्दन पोर्ट्स बनाया जाता था, वही अर्दन पोर्ट मतलब मिट्टी का जो पोर्ट्स बनाया जा रहा है, घड़ा बनाया जा रहा है। सम ऑफ दिस वेयर, कोई ग्रे कलर का होता था, कुछ रेड कलर का होता था। अदर स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी जो पाया गया, पेंटेड ग्रे वेयर, जो कि बहुत फेमस है। पेंटेड ग्रे वेयर जो अभी फिगर देखे थे उसी को बोला जा रहा है। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दिस ग्रे पोर्ट्स हैव पेंटेड साइन। अब देखो चूंकि पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब ही है कि इसमें ना डिज़ाइन दिया गया। और डिज़ाइन कब पड़ता है जरा बताना, जो तुम लोग गेस्ट को जाके जो प्लेट उलेट में खिलाते हो पिलाते हो, उसका डिज़ाइन ज़रा बढ़िया होता है। सही बात है ना, ऐसा है तुम लोग घर में? आई होप सबके घर में होगा ऐसा।
ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें डिजाइन वाला चीज़ है, यूजुअली सिंपल लाइंस होता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। अब ज्योमेट्रिक पैटर्न का बात आया है तो पूछा क्या समझ में आना चाहिए तुमको? ज्योमेट्रिक पैटर्न का मतलब है कि वहाँ पे मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स के लोगों को ज्ञान था, तभी तो ज्योमेट्रिक पैटर्न इससे गया है, घुमा है, इस तरह का डिजाइन हो रहा है, समझे? तो अब ये तो हम समझ गए कि जनपदा का बात है। चलो जहाँ पे जन ने क्या किया, फीट डाल दिया, यानी कि फुट रख दिया, वो लैंड हो गया, वहाँ पे राजा आ रहा है कंट्रोल करने के लिए, तो जनपद हो गया। अब जनपद से आएगा यात्रा करेंगे महाजनपदास पे। देखो अबाउट 2500 ईयर्स अगो, इसका मतलब क्या हुआ कि लेटर वैदिक एज खत्म हो रहा है। अब देखो स्टार्टिंग का जनपद का स्टार्टिंग हुआ वैदिक लेटर वैदिक एज के साथ, हुआ जनपद हुआ। अब जैसे ही 520 हुआ, समझो बात को, जैसे ही 520 हुआ, लेटर वैदिक एज खत्म होने के कगार पे है, तब यहाँ पे महाजनपदास का उदय होगा। टाइम फ्रेम समझ रहे हो? तो सम जनपदास बिकम, देखो कुछ जनपदास तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया एज कम्पेयर टू अदर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा तो वो महाजनपदास हो जाएगा। सही बात है ना? ऐसा अभी भी होता है कि नहीं होता? बताओ क्या पटना, दिल्ली, कलकत्ता और भी बहुत बड़ा बड़ा सब ने यात्रा साथ ही शुरू किया, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया, बाकी नहीं बन पाया। क्या करें हम उसके लिए? क्योंकि वहाँ पे लोग आए वैसा, वहाँ पे फैसिलिटी ऐसा है, इसलिए वो आगे निकल गया। सिमिलरली यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि सब ने यात्रा शुरू किया सेम जनपदा में, बट कुछ जनपदा इतना इंपॉर्टेंट हो गया बाकी कंपेरिजन में कि वो महाजनपदा में कन्वर्ट हो गया। अब तो कैसे हो सकता है? तुम लोग अनुमान लगाओ ना, छोड़ो हिस्ट्री अपने जगह पे, तुम लोग अनुमान लगाओ कि कैसे एक जनपदा दूसरे जनपदा से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका अनेक रीजन हो सकता है। एक ट्रेड हो सकता है बहुत अच्छा, और क्या हो सकता है जल्दी बताओ? एक खुद किंग हो सकता है। यदि किंग बहुत पावरफुल हो तो होने का चांस रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो सकता है, हाँ, टैक्स कलेक्शन किंग का वो हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा। एक रिसोर्सेस, अब क्यों ना, तुम लोग बताओ ना, मगध क्यों ना हो? मगध में सब रिसोर्सेस है, मगध तो स्ट्रेटेजिक जगह है। मगध मतलब बिहार का अभी वाला जगह, ये वाला जगह, हाँ, झारखंड सब आ जाएगा, वो अंगा सब आ जाएगा उसके अंदर। बेगूसराय वाला एरिया, बेगूसराय बोले भागलपुर वाला एरिया से। देखो यहाँ पे तो वही बोला कि बहुत सारे जनपदा इंपॉर्टेंट बन गए, वो महाजनपदा में कन्वर्ट हो गया। वही दिखाया गया है मैप 4 में। मोस्ट जनपद हैड अ कैपिटल सिटी, सबका अपना कैपिटल रहेगा। ऐसा नहीं कि मॉडर्न डे में ही कैपिटल स्टेट का बनता है, महाजनपदा का भी अपना अपना कैपिटल। दिस मीन दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड दैम, क्योंकि कैपिटल कोई भी बचाना चाहेगा ना। अब कोई भी स्टेट जाओगे तो देखोगे कि जो कैपिटल होता है, जैसे लखनऊ का बात करेंगे, पटना का बात करेंगे, बाकी जगह से अच्छा होता है ना। बाकी जगह बिहार का बाकी जिला से बढ़िया पटना होगा, क्योंकि पटना कैपिटल है, और उसको बचाने के लिए स्पेशल फोर्स रखा जाएगा, स्पेशल स्ट्रक्चर होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि महाजनपदा का जो इम्पॉर्टेंट तुम्हारा कैपिटल है, उस कैपिटल को फोर्टिफाई किया जा रहा है, किला बनाया जा रहा है, घेरा जा रहा है उसको, चाहे वुड से हो, ब्रिक से हो, स्टोन से हो, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देख लो, वही फिर से देख लो वैशाली, बताओ बिहार का कितना ज़्यादा है। देखो वहाँ पे मगध है, अंगा है, राजगीर है, कौसम्बी है। कौसम्बी में देखो बुद्ध ने कितना समय खपाया वहाँ पे। देखो उज्जैन है ना, हस्तिनापुर बताए थे जहाँ पे जनपद स्टार्ट हुआ था, तक्षशिला देखो, एंड सो ऑन। देखेंगे अभी सब होगा इसमें। फोर्ट्स वेर प्रोबेबली बिल्ट। अब देखो फोर्ट्स, वही किला क्यों बनाया जा रहा है? अच्छा बताओ किला क्यों बनाया जाता है? ताकि बाहर से अटैक हो तो हम रणनीति बना सके। देखते हो तुम लोगों को बताया गया था या नहीं बताया, तो रतनबोर्ड का फोर्ट था कि नहीं था? मेडावाल इंडिया में था कि नहीं था नीतीश? रतनबोर्ड एक तरह से प्रेस्टीज था, किसके लिए? राजपूत के लिए। यदि रतनबोर्ड को कुछ हो गया तो राजपूत खत्म, मेवाड़ राजा, ठीक है। उस समय सबका अपना किला होता था। किला एक रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी अटैक आएगा उसे पहले स्ट्रेटजी बना के हम कर देंगे। तो देखो फोर्ट्स उस समय बनाया जाता होगा क्योंकि पीपल वेर अफ्रेड, क्योंकि हो सकता है दूसरा किंग अटैक कर दे और इसलिए प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए फोर्ट्स बनाया जाता था। इट्स ऑल्सो लाइकली दैट द सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय द बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल इंप्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटी। और कई लोग तो, कई राजा लोग दिखाना चाहते थे कि देखो हम इतना पैसा है हमारे पास। जैसे देखो जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसका मतलब उस कंट्री में पैसा ज़्यादा है। सिंपल सी बात है कि यदि हमारा आज फोर्टिफिकेशन बहुत बेहतरीन है, यानी कि हम बहुत पैसा है हमारे पास, और माइट दिखा रहे हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजिली बाय द किंग। और बढ़िया बात तो ये है कि जितना भी फोर्टिफाइड एरिया होगा, जो भी किला बंदी बना कर रखा होगा, जो लोग होंगे वो लोग तो बढ़िया से किंग को बात मानेगा, क्योंकि उन्हें किंग ने प्रोटेक्शन दिया है।
आज बच्चा लोग क्यों बढ़ता है तुम लोग टैक्स क्यों बढ़ता है? क्योंकि देश तुमको सुरक्षा दे रहा है, यही रीज़न है टैक्स भरने का। यही चीज़ वहाँ पे भी हो रहा था। अब बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब इतना बड़ा बिल्डिंग बनाओगे फोर्टिफिकेशन के लिए तो प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग के लिए इंजीनियर चाहिए, तो नया व्यवस्था क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड बीन प्रिपेयर्ड, यानी थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स प्रिपेयर किए जाते होंगे। जब थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स प्रिपेयर किया जा रहा है तो एक इकोनॉमी को भी एक मजबूती मिल रहा है। अरे भाई डिमांड है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इकोनॉमी रन होगा ना। देखो चिमनी उमनी बनना शुरू हो गया होगा। दिस इन टर्न मीन इनर्मस लेबर। अब तुमको बहुत लेबर चाहिए, लेबर होगा तो पैसा मिलेगा, लेबर को रोजगार जनरेट हो रहा है। जैसे ताजमहल जब बना था तो कितना लेबर इन्वॉल्व था, कितना पैसा इन्वॉल्व था, कितना कंट्री से आया था रिसोर्स, तो इकोनॉमी व्यवस्था होता है कि नहीं होता है। पॉसिबली बाई थाउजेंड्स ऑफ मैन, बहुत सारे महिलाएं बच्चे सब इन्वॉल्व थे एज ए लेबर वहाँ पे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और सबके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एक तरह से कहने का मतलब जो फोर्टिफिकेशन हो रहा है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत खतरनाक चलता है। देखो इसमें दिखाया गया, देखो कितना बढ़िया कौशाम्बी का दिखाया गया। कौशाम्बी ऊपर देख लो फिर से जाके, जो बोले थे कि बुद्ध जी बैठे थे वहाँ पे जाके, उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है। तो ये देखो ये जो पाया गया है ना फिगर, ये जो फिगर जो दिखाया गया है ये फोर्टिफिकेशन ही है कौशाम्बी में। दिस अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड, जो उस समय ब्रिक से बना हुआ था उसका थोड़ा सा अवशेष बचा है, वो इलाहाबाद अभी उत्तर प्रदेश के एरिया में है। और कब बनाया गया देखो 2500 ईयर्स अगो, यानी कि महाजनपदास का जब उदय हो रहा था तब की बात है। तो अवशेष है हमारे साथ, हम बता सकते हैं, हिस्ट्री खींच सकते हैं वहाँ से। द न्यू राजास नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो राजा है ये तो अलग राजा, महाजनपद है ये, मजाक नहीं है। महाजनपद बड़ा बड़ा सिटीज़ है तो राजा को स्टैंडिंग आर्मी रखना पड़ेगा। अभी भारत में स्टैंडिंग आर्मी है कि नहीं है? कुछ हो जाएगा तो हम भेज देंगे, हम पीओके में या एलएसी में भेज देंगे। वहाँ पे पीओके मतलब एलओसी और या एलएसी में भेज देंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, जानते हो ना? लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर होता है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब क्या है? चाइना के साथ। मैं कौन सा रीजन वाला? वो लद्दाख वाला रीजन वाला। नीचे वाला तो जॉनसन लाइन है, मैकमोहन लाइन है। हाँ पूरा ही बोला आता है, बट उसको तोड़ के यदि हम बोल देंगे जॉनसन लाइन बोल सकते हैं, मैकमोहन लाइन बोल सकते हैं, करेक्ट। अब पूरा भी बोला जाता है, ये भी बात करेक्ट है तुम्हारा। हाँ चलो वो भी सही है। तो समझ गए ना बॉर्डर स्टैंडिंग आर्मी क्यों होता है? कभी भी कुछ भी होता है। देखो मेडिवल इंडिया में क्या तुम लोगों को नहीं बताया गया था क्या? बड़े बड़े जो सुल्तान लोग थे ये तो स्टैंडिंग आर्मी के रखने के चक्कर में बहुत तिजोरी खाली कर दिए। जैसे एमबीटी देख लो, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने क्या किया? सब बोला कि चलो बाबू लोग चलो अब हम लोग नीचे देवागिरी में रहेंगे। देवागिरी में तो वो मुंबई में कैपिटल शिफ्ट किया था ना ये लोग, नहीं बताया तुम लोग को। देखो यहाँ द न्यू राजास नाउ बिगेन, वो आर्मी रखना शुरू कर दिया। अब जब आर्मी रखोगे तो सोल्जर को देना पड़ेगा, सैलरी मेंटेन करना पड़ेगा। अब सैलरी देने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, यानी कि टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आर्मी को, जब तक किंग को पैसा नहीं मिलेगा सैलरी कैसे देगा? अभी जैसे देखो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना सरकार, फिर टैक्स कलेक्ट करके आर्मी वाले को दिया जाता है, तो ये व्यवस्था क्रिएट हो रहा है उस समय। तो देखो टैक्सेस, देखो साफ साफ आ गया टैक्सेस। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वेयर, क्या है? बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स। जो रूलर्स है बड़े बड़े महाजनपदास के, जो बड़े बड़े रूलर्स है वो ह्यूज फोर्ट्स बना रहे, किला बना रहे हैं, बड़ा बड़ा आर्मी रख रहे हैं। तो उसको चाहिए रिसोर्सेज, उसको चाहिए पैसा। क्या करेगा? तो उसको ऑफिशियल, उसके जो नीचे का ऑफिशियल होगा उसको पैसा कलेक्ट करवाने के लिए भेजेंगे। तो यहाँ से टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अच्छा कि अर्ली वैदिक एज में ये सब चीज़ नहीं था, अजनपद में आना शुरू हो गया। जनपद पूरी तरीके से जो लेटर वैदिक एज के साथ मैच कर जाएगा। अब महाजनपदा के टाइम में क्या होता है, ये टैक्सेशन जो व्यवस्था है वो और व्यवस्थित हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है टैक्सेशन सिस्टम। और अभी तक चल रहा है टैक्सेशन सिस्टम। अब तो जीएसटी भी आ गया है, बताओ, है ना? तो सो देखो ये वही बता रहा है कि इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग, अब ये गिफ्ट पे नहीं है। देखो अब तुम लोग को यहाँ पे कुछ समझना होगा, बाली उली समझना होगा, बाली भोगा होगा समझना होगा। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग, नहीं है यहाँ पे देखो। अर्ली वैदिक एज में एक बाली करके टैक्स लगता है। बाली मतलब होता है मतलब आपको मन है तो दीजिए। क्या कि झुटपुटिया वाला राजा होता था, वो लोग मेन राजा है नहीं, ट्राइबल का जो सरदार है वो इसी को हम राजा बोलते थे। तो आप बाली दे भी सकते हो। अब बाली कोई कंपलसरी नहीं है। लेटर वैदिक एज में यही बाली कंपलसरी कर दिया गया। और अब देखो महाजनपदा में यू हैव टू पे टैक्स, आपको टैक्स देना ही होगा, क्योंकि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, आपको फोर्टिफिकेशन वॉल के अंदर आपको रहने के लिए दे रहे हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब व्यवस्था क्रिएट हो गया। देखो सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन, अब गिफ्ट नहीं लेगा ये लोग, बाली की तरह नहीं लेगा।
अब क्या है, राजा ऑफ जनपदा दे स्टार्टेड, देखो ये जानते ही हो कि राजा ऑफ जनपदा कर ही दिया है तो महाजनपदा और करेगा इस व्यवस्था को। तो किस तरह था पैसा उस समय, कैसे कैसे पैसा, कहाँ कहाँ टैक्स लिया जाता था? तो टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, क्रॉप्स पे टैक्सेस लगेगा, क्योंकि फार्मर्स लोग क्या कर रहा है, बहुत प्रोडक्शन कर रहा है तो वहाँ पे टैक्स लगेगा उसको। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल, क्योंकि उस समय फार्मर्स थे, तो आप फार्मर्स को कैसे छोड़ सकते हो? अनलाइक प्रेजेंट कंट्री, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, फार्मर्स उतना नहीं है जितना उस समय था, वहाँ तो मैक्सिमम फार्मर्स ही है। तो फार्मर्स प्रोडक्शन करेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और देखो टैक्स उस समय क्या टैक्स का व्यवस्था था, 1/6। 1/6 का मतलब समझ रहे हो ना? 1/6 का मतलब क्या है बता दो जल्दी से। मान लो कि 60 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, करेक्ट, तो 10 यूनिट आपको देना पड़ेगा 1/6। यानी कि 6 चीज़ हमने प्रोड्यूस किया तो एक चीज़ हमको देना पड़ेगा राजा को एज अ टैक्स। इसका मतलब ये होता है, और इसी को भागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस टैक्स को भागा कहा जा रहा है, जहाँ पे किंग लेगा 1/6 पार्ट, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगे, पीजेंट जो करेगा। दूसरा देखो, तो अब जब पीजेंट है तो क्राफ्ट्समैन भी है, जो आर्टिसंस है, ये लोग भी टैक्स देंगे। तो देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन के ऊपर भी टैक्स लगता था। एंड दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, यानी कि क्राफ्ट्समैन तो पैसा नहीं दे रहा है तो बाबू ठीक है तुम काम करके दिखा दो, या तो तुम पैसा दे दो या हमारे लिए काम कर दो। तो राजा बोलेगा कि हमारे लिए काम कर दो, तुम्हारा हो गया टैक्स पूरा। समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल देखो, वीवर है, वीवर समझते हो क्या होता है वीवर का मतलब? जो कपड़ा बुनने वाला, या स्मिथ हो गया, लोहार हो गया। ऐसे लोग मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। बोलेगा कि बाबू तुम लोग टैक्स जो है ना, एक दिन हमको काम कर दो, तुम्हारा टैक्स हो गया। तो इन लोग का टैक्स के नाम पे सर्विस लिया जा रहा है इन लोग का, समझ गए ना? ऐसे लोग से। हर्डर्स जो है, हर्डर्स वेर ऑल्सो एक्सपेक्ट टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। हर्डर जो तुम्हारा एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है तो कुछ एनिमल दे दो, अब कुछ प्रोडक्शन हुआ है, जैसे मान लो कि दूध प्रोडक्शन हुआ है तो कुछ दूध दे दो, वहाँ पे हो जाएगा उसका। और कुछ तुम्हारा देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। और ट्रेड में कुछ सामान लाया आता है, भेजा आता है, उस पर भी आपको देना पड़ेगा। जैसे अभी नहीं होता है क्या, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है क्या, सेल्स ड्यूटी लगता है अभी, तो उस तरह का व्यवस्था। एंड हंटर और गैदर रखो, उसको भी तुम्हारा फॉरेस्ट में जो भी चुना है, ये लोग कोई इमली चुनता है, कोई कुछ से कुछ, तो कुछ वाला चीज़ राजा को देना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि वेल लेड डाउन प्रोसीजर है टैक्सेशन का, और आने वाले समय में यही एक और स्ट्रक्चर लेगा। देखो चेंजेस इन एग्रीकल्चर, तो क्या क्या महाजनपदा के टाइम में एग्रीकल्चर व्यवस्था में क्या क्या चेंज आया? तो देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। ये जो समय है 500 BC का समय जो है, उसमें 2 चेंजेस आए हैं बहुत सारा एग्रीकल्चर में। तो क्या चेंजेस हैं? दूसरा देखो आयरन प्लोसियर, आप समझ गए ना, अब आयरन वाला आ गया। आयरन से आयरन होता कि नहीं होता? देखो देखे हो तुम लोग खेत में कि वो चल रहा है, ये क्या बोलते हैं, बुल, अब बुल के पीछे आयरन वाला चीज़ है और वहाँ से अटैच है, और इससे कल्टीवेशन हो रहा है, इरिगेशन वाला व्यवस्था हो रहा है। अब ये आयरन आने से केवल खाली टेरिटोरियली गेन नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर को भी बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि प्लॉ हो रहा है ना अच्छे से, खेत को बहुत अच्छे से जोता जा रहा है, तो इसका असर पड़ता है वहाँ पे भी। तो वही बोल रहा है कि देखिए जो 2 बहुत बड़ा चेंज आया एग्रीकल्चर सेक्टर में उस समय, एक तो आयरन प्लॉ की वजह से हुआ है। दिस मीन दैट द हैवी क्ले सोइल कुड बी टर्न ओवर अ बेटर देन विद अ वुडन प्लॉसियर। अब जो वुडन प्लॉसियर्स यानी कि जो काठ से कर रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा एफिशिएंट होगा आयरन, और बहुत कम समय के अंदर जो सोइल खराब सोइल है उसको आराम से हम फर्टाइल सोइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना बार जोतेंगे उतना बेटर हो जाएगा वो। सेकेंड चेंज क्या हुआ? पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब पैडी लोग उगाना शुरू कर दिए। पैडी मतलब वही राइस और पैडी में अंतर होता है। जैसे देखो यहाँ पे पैडी का धान जो है ना, उसको खोलेंगे तो राइस निकलेगा, जो शुरुआत का जो है उसको पैडी कहा जाता है, और उसके बाद जो निकलता है उसको राइस कहा जाता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, पैडी का ही प्रोडक्शन राइस, समझे? दूसरा है कि पीपल आप शुरू कर दिए, अब वो भी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, अरे हाथ से रख रहे हैं ऐसे से करके, हाथ से। जैसे अभी देखते हो ना, अभी तुम लोग गाँव जाता होगा, देखता होगा पूरा पानी में तैर रहा है सीड, और छोटा छोटा ऐसे निकला रहता है, और ग्रीन कलर का। तो ये व्यवस्था वहाँ शुरू हुआ। दिस मीन डैट इंस्टेंट ऑफ स्क्रीटिंग, पहले आप क्या करते थे, सीड को हाथ से ऐसे रखते थे, ऐसे ऐसे फेंकते थे, अब ऐसा नहीं किया जा रहा है, हाथ से बढ़िया से रख के ना छोटे छोटे सीडलिंग्स को रखा जा रहा है, सीडलिंग्स को रखा जा रहा है, जो अभी भी होता है, बिल्कुल अभी होता है। दिस मीन डैट द इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच द प्लांट्स वुड स्प्रॉट, देखो सैपलिंग्स, इसको सैपलिंग्स ही कहता है, सैपलिंग्स वर ग्राउंड एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड।
ये समझ में आया तुम लोगों को? कुछ समझ में आया ये चीज़? पहले क्या होता था कि हाथ में ले लेते थे, सीधा ऐसे फेंक देते थे, अब हुआ तो हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो वो भी ठीक है। बट बाद में क्या है कि ट्रांसप्लांटिंग हुआ कि छोटे छोटे इसके जो पौधे हैं वो पौधे को पानी के नीचे रखा जा रहा है और पूरा तुम्हारा समय पानी में है। वो अभी भी होता है कि नहीं होता ये व्यवस्था? ये शुरू हो गया। ऐसा क्यों? दिस लेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन। इसे इंक्रीज प्रोडक्शन हो गया क्योंकि लोग बढ़ रहा है। जब लोग बढ़ रहा है तो हमको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए उसको बराबर करने के लिए। तो जो सैपलिंग्स का जो प्रैक्टिस है पैडी कल्टीवेशन में, इसका फ़ायदा ये हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि बहुत सारे प्लांट सर्वाइव हो रहे हैं। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, बहुत मेहनत वाला काम था। देखो हर लेबर बैठेगा वहाँ पे मेहनत करेगा, बहुत मेहनत वाला काम है। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दासास एंड दासीस, इसको पकड़ा जाता था। करो तुम दासा है, तुम करो अपना सैपलिंग्स को। देख रहे हो ना, शोषण हो रहा है यहाँ पे भी। और लैंडलेट्स जो एग्रीकल्चर लेबरर्स है उसको यही देखो ये पूछा गया है सवाल यूपीएससी में, कमाकारास। एंशियंट इंडिया में कमाकारास किसको कहा जाता था? समझे नहीं थे? इस तरह सवाल पूछ लेता है यूपीएससी कभी कभी। तो कमाकारास और कोई नहीं जो एग्रीकल्चर लेबर है बट उसके पास अपना ज़मीन नहीं है। लैंडलेट्स है एग्रीकल्चर, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, इसके पास अपना ज़मीन नहीं है, दूसरे की ज़मीन पर काम कर रहा है। ठीक, तो ऐसे लोगों को पकड़ के धर के बोले अगर तुम लोग करो ऐसे बिल्स डालो, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना है, शोषण हो रहा है जी। तो अब देखो 16 महाजनपदास, 16 में जो सबसे अट्रैक्शन जो होगा, बोलते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो मगधी है। अब मगध है, क्यों मगधी है 16 महाजनपदास? तो मगध स्ट्रेटेजिक रीजन है जो बताए थे, और मगधी है जो कि बाद में जाकर मौर्य आगे बढ़ेगा यहाँ से, तो मगध हम भूल नहीं सकते। और मगध मतलब बिहार है जी। देखो तो मगध के बारे में जान लो, फिर से जाओ जल्दी से, देखो मैप फोट देखो तेजी से। मगध दिख गया तुम लोग को? मगध देखो, मगध वाला रीजन। अब देखो मगध के बारे में बहुत कुछ जानकारी दिया जाएगा यहाँ पे। मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास इन अबाउट 200 ईयर्स, यानी कि आने वाले समय में 500 BC के बाद जो यात्रा शुरू हुआ इन लोग का महाजनपदास का, मात्र 200 ईयर्स में महाजनपदा ये मगध वाला जो था वो सबसे आगे निकल गया। अब आगे निकलने का रीज़न मैं बता चुका हूँ, ट्रेड एंड कॉमर्स, स्ट्रेटेजिक रीजन, रिसोर्सेज, एवरीथिंग। देखो मैनी रिवर्स, एक तो रीजन वही स्ट्रेटेजिक रीजन बोल रहा हूँ, मैनी रिवर्स जैसे गंगा, सोन रिवर्स ऊपर से आता है ना, कनेक्ट करता है, ये मगधी रीजन में होता है। तो देखो पानी जहाँ है वहाँ पूरा दुनिया ही है इम्पोर्टेंट। देखो अब क्यों उस समय गंगा और सोन रिवर क्यों इम्पोर्टेंट था? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। जितना वाटर सप्लाई होगा उतना इरिगेशन होगा, करेक्ट। लैंड फर्टाइल हो जाएगा वहाँ का, क्योंकि गंगा बह रही है, सोन बह रहा है, तो होगा ही होगा। पार्ट्स ऑफ मगध वेयर फॉरेस्ट, और कई जगह पे जानते हो हमने कहा ना शुरू में कि ये वाला एरिया एलिफेंट के लिए जाना जाता था। एलिफेंट कहाँ पे रहेगा? एलिफेंट कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे घना फॉरेस्ट रहेगा। तो एलिफेंट है तो एलिफेंट यूज़ करेंगे हम लोग वार में, और यही एलिफेंट ने देख के भागा था वो लोग। कौन? हाँ, अलेक्जेंडर। देखो एलिफेंट्स रहेगा इस फॉरेस्ट में, कुड बी कैप्चर, एंड उसको एलिफेंट को वहाँ से कैप्चर करेंगे और आर्मी में उसको बेहतरीन ट्रेनिंग देंगे, बाद में ये लोग को ले जाएंगे, ऐसे डरेगा जो विरोधी होगा। तो फॉरेस्ट ऑल्सो, देखो फॉरेस्ट इतना ही फ़ायदा नहीं है, फॉरेस्ट से बहुत कुछ मिलता है। फॉरेस्ट जो आपको वुड मिलेगा उससे आप हाउसेस बना सकते हो, कार्ट्स बना सकते हो, यानी कि मोबिलिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आप घोड़ा, वो जो घोड़ा गाड़ी होता है, रथ वगैरह होता है, उसे वो भी बना सकते हो। बिसाइड्स देवर आयरन ओर माइंस, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ तुम लोग को। इतना ही नहीं, मगध के नीचे झारखंड भी एरिया आएगा। झारखंड में कितना आयरन ओर है, वहाँ से निकल जाएगा, यूज़ करेगा, और बाद में वो हथियार के रूप में काम करेगा। तो आयरन ओर भी है वहाँ पे, उसको टैप कर लिया जाएगा, बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाया जाएगा, वेपन्स बनाया जाएगा। अब बाकी तो क्या है, अब बताओ तुम्हारे पास अब आयरन टूल्स आ गया, अब क्या लड़ेगा? अपने आप सरेंडर कर देगा मगध के सामने में, और मगध पूरा जितना भी महाजनपद है सब कंट्रोल कर लेगा। और मगध में आगे जाकर मौर्य और कंट्रोल कर लेगा सबको। तो मगध हैड 2 पावरफुल रूलर्स, खतरनाक रूलर हुए हैं, बिंबिसारा और अजातशत्रु। बहुत खतरनाक है ये लोग। बिंबिसारा कौन है बताओ जल्दी? बुद्ध भगवान जो है ना, उनके कंटेम्प्रेरी के ये है बिंबिसारा ज़्यादा बड़े थे। अब इसके बारे में लंबा हिस्ट्री हो जाएगा, ज़्यादा अभी मत सुनो, और यही समझो कि बुद्ध के टाइम में बिंबिसारा राजा थे, ठीक है। और बिंबिसारा का जो बेटा है वो अजातशत्रु है। तो बिंबिसारा और अजातशत्रु दोनों ने ही ज्ञान लिया था बुद्ध से,
और दोनों ही बुद्ध को बहुत मानते थे। शुरू में अजातशत्रु नहीं मानता था, बाद में अजातशत्रु को शांत कर दिया बुद्ध ने। वो गया क्योंकि एक सवाल, कुछ सवाल था अजातशत्रु के मन में जिसका कोई भी आंसर नहीं दे पाया था उस समय। और जब बुद्ध के सामने जाते हैं तो बुद्ध आराम से बता देते हैं उसको। अब जबकि ये चीज़ उनके पिताजी ने पहले ही बोल दिया था कि जाओ ना बुद्ध बता देंगे तुमको, बट वो एरोगेंट था, वो किसी तीसरे गुरु के बीच में आ गया, तीसरे गुरु के बहकावे में आ गया था, समझे। देखो बुद्ध के बारे में तो जितना कम बोले उतना है ना, जितना ही बोलेंगे कम ही पड़ेगा। वो जो भी इनकाउंटर होता था बुद्ध से सब बुद्ध में हो जाता था। सोचो, हु यूज ऑल पॉसिबल मीन्स, ये देखो यही देखो बिंबिसारा अजातशत्रु जो मगध के बहुत पावरफुल रूलर्स रहे हैं, उन्होंने बहुत संभव प्रयास करके ना दूसरा का जनपदा भी हथिया लिया और एक बड़ा साम्राज्य कायम किया है। महापद्मा, देखो महापद्मानंदा यही है, नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर है महापद्मानंदा। इसी के जो लास्ट रूलर हो गए उसी का नाम धनानंद होगा, धनानंदा, इंग्लिश में धनानंदा कहेंगे, समझ रहे हो। देखो नंदा, देखो इसमें बहुत सारे डायनेस्टी है, अब इसमें उतना डिटेल नहीं दिया गया है। यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो मगध है ना, मगध में 4 डायनेस्टी, मगध वाला रीजन में 4 डायनेस्टी है, समझते हो, अपना अपना है। तो फर्स्ट कौन सा डायनेस्टी? हरियंका डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी, समझे, और थर्ड नंदा डायनेस्टी, और चौथा मौर्य डायनेस्टी। और तो ये जो तुम लोगों को बताया जा रहा है कि ये बिंबिसार अजातशत्रु कौन सा डायनेस्टी का हिस्सा है, बताओ जरा। हाँ अच्छा, अब बिंबिसार अजातशत्रु कौन सा डायनेस्टी का है? अरे यार मगध का ही तो तोड़ के बोल रहे, आप बताओ ना अंदर का डायनेस्टी का बताओ। दिमाग तुम्हारा नहीं खुला। मगध को 4 भाग में डिवाइड कर दिए हम, मगध को हम 4 डायनेस्टी में डिवाइड कर चुके हैं। पहला क्या बोले? हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, क्रोनोलॉजी भाई समझो, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। मेरा सवाल ये है तुम लोग से कि बिंबिसारा अजातशत्रु कौन सा डायनेस्टी का मेंबर था? हाँ होगा, आप बताओ। हाँ ये दोनों में से कोई एक ही है, सेकंड वाला होगा, हाँ शिशुनागा वाला, समझ गए ना, उन डायनेस्टी के मेंबर थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ, बताओ वहाँ पहुँच गए, सब कंटिन्यू अफगानिस्तान तक पहुँच गया है, इतना कंट्रोल है। राजगीर, अभी जो प्रेजेंट तुम्हारा राजगीरा उस समय कहा था, अभी जो राजगीर है बिहार का, वो कैपिटल था मगध का उस समय। तो राजगीर कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। अशोका आएंगे तो पाटलिपुत्र बन जाएगा, जो ये प्रेजेंट डे पटना है। सेवरल ईयर्स तक रहा है, कैपिटल रहा है। ये शिशुनागा डायनेस्टी में सेवरल ईयर्स तक तुम्हारा राजगीर कैपिटल के रूप में रहा है। उसके बाद देखो वही लिखा गया है, उसके बाद जब मौर्य आया, देख रहे हो ना कैसे, अब ये डायनेस्टी भी खत्म करते जाएगा। जैसे शिशुनागा को खत्म करेगा तुम्हारा ये वाला, हरियंका को खत्म करेगा शिशुनागा, शिशुनागा को नंदा, और नंदा को ये मौर्य। तो देखो मौर्य के टाइम में कैपिटल हो जाता है सिर्फ पाटलिपुत्र में, जो अभी प्रेजेंट पटना है। और मोर देन 2300 ईयर्स अगो, इसका मतलब क्या होगा? 300 BC के आसपास। और रूलर नेम जिसको कहते हैं अलेक्जेंडर, आप समझ लो, जो रहता है मैसेडोनिया में, मैसेडोनिया का जो एम्पायर है ना, मैसेडोनिया का बहुत बड़ा एम्पायर है, जो रिवर तिग्रिस के ऊपर टिका हुआ है, यूरोप का, वो आता है, उसको बनना है दुनिया कंक्वेयर करना, दुनिया को पूरा लेना है अपने हाथ में। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कंक्वेयर द वर्ल्ड, ये अलग बात है कि उसने पूरा दुनिया कैप्चर नहीं किया, बट देखो इजिप्ट, वेस्ट एशिया और इंडियन सबकंटिनेंट का बहुत जगह उसने कंक्वेयर कर लिया। और यहीं पर लड़ाई होता है, तुम लोगों को कई बार तुम लोग को बताया गया है ये चीज़ कि जब अलेक्जेंडर पूरा एकदम, देखो अलेक्जेंडर जो है ना, वो ज्योग्राफी जानना चाहता था, बहुत इंटरेस्ट था उसको ज्योग्राफी में। वो लोगों को लगता था कि क्या ज्योग्राफी है वर्ल्ड का, थोड़ा जान लेते हैं, कंक्वेयर करेंगे तो ज्योग्राफी जान लेंगे, बहुत क्यूरियस आदमी। और उसको पूरा निकला था पूरा दुनिया को जीतने के लिए, ठीक है। मैसेडोनिया एम्पायर का जो राजा है उसका बेटा था ये, निकल रहा है। यहाँ पे आया, पंजाब रीजन पे आया, जहाँ पे तुम्हारा झेलम और चेनाब रिवर है, याद आया, इंडस का ट्रिब्यूटरी, वहाँ पे मिलता है पोरस राजा। पोरस लंबा तगड़ा राजा, बहुत लंबा, हद लंबा, ठीक है, उसके बारे में बहुत बताया जाता है। अब पोरस को देखेगा डर जाएगा। अब बताओ पोरस का बहुत सैनिक है, और अब बाहर से आएगा तो कम ही सैनिक होगा ना, तो पोरस को चुनौती दिया, लड़ाई हुआ, पोरस को हरा दिया। बताओ, पोरस को हरा दिया। जब पोरस को हरा, बट अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसे तो ग्रेट है नहीं,
अलेक्जेंडर ने क्या किया, बट जब हराता था तो किंग को ह्यूमिलेट नहीं करता था, अनलाइक चोलास तो बहुत ह्यूमिलेट करता था, तो ये नहीं करते थे। अब पोरस को अपने अंदर रख लिया, और पोरस को बोला कि देखिए आपको हम जीत गए तो हम तो और भी जीत जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि नीचे अंदर जाना, नंदा डायनेस्टी को हराना चाहते हैं। तब पोरस कहते देखिए मत जाइए, हार जाइएगा, समझे, हार जाइएगा, धनानंद वहाँ बैठा हुआ है, हार जाइएगा। तो फिर भी ये लोगों को विश्वास नहीं हुआ, गया हाथी देखा भाग गया, समझे ये कहानी है। तो वहाँ पे जो महापद्मानंदा का जो फॉलोअर मतलब जो फाउंड किया नंदा डायनेस्टी, उसके जो लास्ट रूलर है धनानंद का रूल चल रहा था अलेक्जेंडर के टाइम में। देखो वही हुआ है, देखो व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड सोल्जर रिफ्यूज कर गया। एक तो देखो दूसरा रीजन ये भी है कि सोल्जर थक गया था करते करते, और उसको हाथी भी देख लिया, डर गया वो, देखो वही बोला, डर गया वो। They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies। उसको पता है कि इंडिया में जो आर्मी है धनानंद का बहुत बड़ा आर्मी है, उसके पास फुट सोल्जर है, चैरियट्स है, एलिफेंट्स है, भाग गया। तो ये मगध का है, ठीक है, जहाँ पे अलेक्जेंडर को जोड़ दिया गया है। अब तुम लोग को ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तुम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्स तो दिया नहीं है, शिशु नागा ये सब चीज़ भरते रहोगे पीछे बैक में। अब वाजी का देख लेते हैं, वाजी का क्या स्थिति था, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा जनपद है, महाजनपद है। अब सब देखो बिहार में ही है, देखो वाइल मगध तो बहुत पावरफुल किंगडम था ही था, वाजी विथ इट्स कैपिटल, वाजी भी एक इम्पॉर्टेंट था, वाजी भी एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद था, और इसका जो कैपिटल है वो वैशाली जिला, वैशाली है, अभी तो वैशाली जिला हो गया है, इसका जो कैपिटल है वो वैशाली है। जैसे मगध का कैपिटल क्या है, राजगीर, बाद में उसका मौर्य के टाइम में क्या हुआ, कैपिटल चेंज हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। अब दूसरा जो महाजनपद के बारे में बात कर रहे हैं वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम वाजी के बारे में बात कर रहे हैं, और इसका जो कैपिटल है वो कौन सा है, वैशाली है, समझे। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नोन एज जना और संगा, और उस समय यही रिपब्लिक है, जो रिपब्लिक बोल रहे थे ना, जो लोग चुन के भेजेंगे, इसलिए जना कहा जा रहा है इसको। तो इसलिए मोदी जी क्या बोलते कि हमारा जो वाजी जो महाजनपद था वहाँ पे रिपब्लिक व्यवस्था था, अनलाइक मगध में रिपब्लिक व्यवस्था नहीं था, जो जीता वही सिकंदर, बट यहाँ पे रिपब्लिक था, लोग चुन के भेजा था राजा को। इन जाना एंड असंगा देर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, इसलिए देखो यहाँ पे बहुत सारे थे, एक रूलर्स नहीं थे, क्योंकि लोग जब चुन के भेजेगा तो एक को चुन के नहीं भेजेगा। जैसे देखो अभी खाली मोदी जी को ही चुन के नहीं भेजा गया है, राजनाथ सिंह को भी चुन के भेजा गया है ना, तो कलेक्टिवली काम कर रहे हैं ये लोग। तो ये लोग एक रूलर नहीं है, बहुत सारे रूलर्स, समटाइम्स इवन थाउजेंड्स ऑफ मैन, बताओ बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं साथ में, ठीक है। एंड ईच वन, सभी राजा हैं, दिस राजा ये भी रिचुअल्स परफॉर्म करते, एक साथ परफॉर्म करते थे, असेंबली में बैठते थे, फैसला लेते थे वहाँ पे, एंड डिसाइडेड व्हाट, क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना है, वहाँ पे डिस्कशन और डिबेट होता था। देखो डिस्कशन डिबेट हो रहा है, सब लोग बैठ रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट व्यवस्था है तुम्हारा, सिंपल सी बात। तो ट्रू सेंस में इंडिया में यदि पार्लियामेंट्री व्यवस्था कहीं था, पूछा जाता है जीके किताब में, छोटे छोटे जीके जनरल नॉलेज के लिए, वो क्या है, कौन सा है महाजनपद, समझे। बताओ कितना कुछ बता दे रहा है तुम, कितना बढ़िया किताब है। देखो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर अटैक बाय एनिमी, जब अटैक करेगा एनिमी तो वो लोग डिस्कशन के लिए बैठेंगे, और फिर सवाल फिर होगा कि किस तरह करना है, इस थ्रेट से ख़त्म करना है अपने आप को। हाउएवर वुमेन, दासास एंड कमाकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट, मगर जो छोटे जात के लोग थे, सो कॉल्ड जो वर्ना सिस्टम डेवलप हुआ था, याद है ना तुम लोग को, महिलाओं को, शूद्रास को, और अनटचेबल को ही वो बोला जा रहा है वर्ड, ठीक है। तो इन लोगों को मौका नहीं मिलता था, मगर मेजोरिटी ऑफ पीपल तो पार्टिसिपेट करते थे, वो भी बड़ी बात है उस समय के लिए। अब मैं क्या बोलूँ तुम लोग को, बोथ द बुद्ध एंड महावीरा बिलोंग टू द जानास और संगा, और यहीं के जानास थे, यानी कि जो कपिल वस्तु वाला तुम लोग देखते हो कि जहाँ से स्वयं बुद्ध आए हैं, वहाँ पे भी व्यवस्था ऐसे ही कुछ था। तो जहाँ महावीर साहब हुए हैं, जिस किंगडम में जहाँ पे बुद्ध हुए हैं, वहाँ का भी व्यवस्था कुछ ऐसा ही था, रिपब्लिक ही था व्यवस्था। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ इन द राजनास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स, बुद्धिस्ट किताब पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो, तो दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वाजी फ्रॉम द दीघा निकाया, देखो बुद्धिस्ट का एक किताब है, बहुत ही खूबसूरत किताब है, दीघा निकाया। दीघा निकाया में देखो नीतीश बढ़िया से समझ लेना ये चीज़, ठीक है ना। बुद्धिज्म में पूछ लेगा बढ़िया से कि दीघा निकाया किस किताब का रेफरेंस है, क्या वो जैनिज्म का है, बुद्धिज्म का है, हिंदुइज्म का है, या लोकायुक्ता का है। दिक्कत देखो याद करो, सुताका, निकाया, सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ यहाँ से आ रहे हैं, उस पर जाके ऐड कर लेना है।
तो वाजी के बारे में ना दिग्गा निकाय के बारे में बताया, दिग्गा निकाय में बताया गया, जो कि बुद्धिस्ट का किताब है। आज इसमें लिखा है कि स्वयं बुद्धा ने क्या स्पीच दिया था। अब बुद्ध का स्पीच कितना इंपॉर्टेंट होगा, है ना, कि बुद्ध क्या सोचते थे, और वो कब लिखा गया था, 2300 ईयर्स अगो, क्योंकि वो अजातशत्रु और बिंबिसार का कॉन्टेम्परेरी पीरियड थे, और वही समय था जहाँ पे ये बड़े बड़े महाजनपदास थे, मगध वाला जनपदास। तो अजातशत्रु और वाजी, ये देख लेते हैं कैसे ये दोनों का रिलेशन है। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक वाजी, ये जो बाजी का दो देख रहे हो ना महाजनपदास, तो अजातशत्रु, क्योंकि मगध का है अजातशत्रु, समझ रहे हो ना, ये अटैक करना चाहता है दूसरा महाजनपदास को, वाजी को। तो इसने क्या किया, अपना मिनिस्टर जिसका नाम है भाषाकारा, उसको भेजा बुद्धा के पास कि क्या सर अटैक करना ठीक रहेगा, क्योंकि जानते हो अजातशत्रु भक्त बन गया है बुद्ध भगवान का। तो बुद्धा आस्क्ड वेदर द बाजी मेड फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबली, तो बोला क्या, बुद्ध ने पूछा कि क्या बाजी मिलते हैं फुल असेंबली, इन लोग का होता है, बात संवाद होता है, डिस्कशन होता है। When he heard that they did, he replied that बाजी would continue to prosper as long as, बोला कि देखिए ऐसा है कि बाजी बहुत अच्छा होगा, यदि वहाँ पे लोग सब मिल के यदि रूल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा व्यवस्था होगा आने वाले समय में। मगर दे हेल्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबली, तभी तक संपन्न रहेगा बाजी यदि उसमें पूरी तरीके से पब्लिक असेंबली हो रहा होगा तब, यानी कि जिस दिन पब्लिक असेंबली खत्म हो जाएगा उस दिन बाजी खत्म हो जाएगा। तो यानी कि बुद्ध भी, यहाँ से हम बुद्ध को समझ सकते हैं कि बुद्ध भी डेमोक्रेसी के कितने बड़े प्रीचर थे, वो भी डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। सेकेंड देखो, दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, यदि सब साथ में मिल रहे हैं और सब साथ काम कर रहे हैं तो बाबू तुम नहीं जी सकता, तुम मगध है अपने जगह पे, तुम नहीं जी सकता है, क्योंकि एक आदमी का डिसीजन और बहुत आदमी का डिसीजन में अंतर होता है। दे रेस्पेक्टेड सपोर्ट एंड लिसन, यदि एल्डर्स को, वहाँ के बूढ़े लोग को यदि सुन रहा है तो कभी हार ही नहीं सकता है, ये बुद्ध ने दिया है, बताओ। इसलिए एल्डर्स को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुजुर्ग है, अनुभव है उन लोग को। वाजी वुमेन वेर नॉट हेल्ड बाय, यानी कि वहाँ के जो वाजी की महिला हैं, क्या उनको जोर जबरदस्ती किया जा रहा, पकड़ के लाया जा रहा है, यदि पकड़ के नहीं लिया जा रहा है तो वो समृद्ध रहेगा उस समय वो जगह। चैत्यास, यानी कि लोकल श्राइन्स वेर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, वहाँ पे जो चैत्यास है, लोकल से बताए थे जहाँ पे टेम्पल्स वगैरह जहाँ पूजा वगैरह होता है, चैत्यास और बिहार से बताए थे। चैत्यास में क्या बताए थे तुम लोग कि जो क्या होता है जहाँ पे वर्क प्लेस, वर्शिप प्लेस, यदि वर्शिप प्लेस तुम्हारा मेंटेन है टाउन और विलेज में तो प्रॉस्पर रहेगा। वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वे रेस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लिव द कंट्री फ्री, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े संत हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग बिलीव को मान रहे हैं, उस जगह पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये स्टेट पूरी तरीके से प्रॉस्परस होगा। देखो बुद्धा ने बहुत बड़ा फिलॉसफी दे दिया यहाँ पे भी, समझ गए। तो यानी कि कहने का मतलब दूसरे टर्म में क्या है कि मत अटैक करो, ये अलग बात है कि अटैक होगा बाद में। अशोका भी आना तो है, अभी बाकी है। अशोका ने तो, अशोका इतना बड़ा कोई रूलर हुआ ही नहीं है धरती भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जितने इतना एम्पायर ले लिया। राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कन्क्वेर द, देखो वही बोला जो पावरफुल वो संगा चाहेगा इस तरह का जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को चाहेगा, बाजी जैसा जनपदा को अपने हाथ में रख ले। Nevertheless, they lasted for a very long time till about 1500 years, और ये वाला जो व्यवस्था है ना बाद में बहुत, गुप्ता के टाइम में भी तो हुआ ही ये सब, कैप्चर किया है, बाद में भी हुआ है। वो इन द लास्ट देखो जाना वेयर कन्क्वर्ड बाय द गुप्ता रूलर, क्योंकि अंतिम में जानास को गुप्ता ने खत्म कर दिया, यानी कि अब आपका रिपब्लिक व्यवस्था खत्म हो जाएगा। और रिपब्लिक व्यवस्था कौन खत्म किया है, गुप्ता रूलर्स ने खत्म किया। क्योंकि गुप्ता कब का है, 450 AD से लेकर 550 AD, लिख सकते हो 450 यानी कि AD है ये, और हम BC बोल रहे हैं, तो वही चीज़ बताया गया। तब तक तो जाना रहा, क्योंकि बुद्ध ने क्या बोल दिया कि मत अटैक करो इसको। और गुप्ता लोग बाबू ये क्या है, ब्राह्मणिज्म का वो है, पुजारी है, बुद्धिज्म का नहीं है लोग। तो देखो इसमें बताया गया है कि देखो इसमें थोड़ा सा जानकारी दिया गया बाहर का भी। अराउंड 2500 ईयर्स अगो, उस समय द पीपल ऑफ एथेंस, एथेंस कहाँ के हैं, ग्रीस के है ना, एथेंस ग्रीस के ही लोग सब थे जो ओलंपिक वाला व्यवस्था क्रिएट किया था, याद करो। यानी कि 2500 ईयर्स अगो ना जो एथेंस के पीपल थे उसने सरकार क्रिएट किया था, वो डेमोक्रेसी है। यानी कि जो आज यूरोप लोग बोलता है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, वो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी तो एथेंस रीजन में था, यानी कि ग्रीस वाले रीजन में था, और जो कि चला है 200 ईयर्स तक। वहाँ पे देखो ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल सिटीजन, 30 साल से ऊपर
जो भी नागरिक होगा वो फुल सिटीजन का वो मिल जाएगा उसको। एंड देयर वाज असेंबली, देखो असेंबली था वहाँ पे, यानी कि पार्लियामेंट टाइप का, जो कि एक साल में 40 बार से भी ज़्यादा मिलता था और इम्पोर्टेंट जो भी इशू है उसको डील करता था वहाँ पे। जितने भी सिटीजन से सब वो मीटिंग में अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजिशन, यानी बड़ा बड़ा जो पोस्ट होता था उसको लॉटरी सिस्टम में, यानी कि इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, कोई एक को चुन लिए, हो गया। ये भी तो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, ये तो नहीं बोले कि यही आदमी होगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे। ऑल दोज हु वांटेड टू चूजन गेव इन, जो चाहता था कि हम बने पोस्ट में तो वहाँ दे देगा लॉटरी सिस्टम से, उसका नाम निकल जाएगा। और सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी और नेवी के लिए सर्व करें, जैसे अभी भी हम ही लोग जाते हैं ना सर्व करने के लिए, ये व्यवस्था है। हाँ, मगर देखो दिक्कत तो एथेंस में भी है। महिलाओं को देखो कितना शोषण हुआ है, महिलाओं को सिटीजन का दर्जा नहीं मिल रहा है। और मैनी फॉरेनर्स जो रह रहे एथेंस में, मर्चेंट क्राफ्ट्समैन, उसको भी सिटीजन के तरह राइट्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो फॉरेनर है। समझ गए, अभी भी ऐसा ही होता है कंट्री में भी। बिसाइड देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स, एथेंस में बहुत से स्लेव्स हैं जो कि माइन में काम करते थे, फील्ड्स में, हाउस होल्ड में, वर्कशॉप में, उसको भी सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, अभी भी ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आज हम लोग डेमोक्रेसी देखते हैं, ऐसा डेमोक्रेसी ट्रू फॉर्म में एथेंस में था, ग्रीस में था उस समय। ये अलग बात है कि एज ऑफ रिनांसास आएगा बहुत बाद में, है ना, बेजेंटाइन एम्पायर खत्म होगा, फिर आएगा तुम्हारा, है ना, ऑटोमन एम्पायर आएगा, ये दुनिया भर का चीज़ होगा, इनलाइटमेंट ईयर्स आएगा, रिनांस आएगा, तब जाकर फिर डेमोक्रेसी बहुत तगड़ा बहाल होगा। बट उससे कई साल पहले यूरोप में ही एट द सेम टाइम चल रहा है। ख़त्म कर दिए हैं जी। उसका कुछ सवाल है, देख लेना तुम लोग कि राजास हु लेफ्ट द अश्वमेधा हॉर्स पास थ्रू देयर लाइन्स वेर इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस, क्या ये सही बात है? जो पास कर दिया गया वो नहीं, फॉल्स हो जाएगा, जो रोक दिया गया। सही बात है कि नहीं है? देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ, हो सकता है गलत बोल रहे हैं हम। राजास हु लेफ्ट द अश्वमेधा हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वेर इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस, यानी कि जिसने पास करवा दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सही है, मैंने गलती से बोल दिया। स्टॉप करोगे तब नहीं होगा, स्टॉप करने का मतलब क्या कि बैटल में इन्वाइट करना। बट हमने बोल दिया कि जाओ हॉर्स पास कर जाओ। जब हॉर्स पास कर जाएगा इसका मतलब वो जहाँ जहाँ से हॉर्स पास होगा वहाँ लैंड हो जाएगा तुम्हारा राजा का। सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट होगा। चलिए सेकंड वर्ड देखो, यही चैरिटर था ना जो सेकंड वर्ड देता था, पहला बताया था तुम लोग को। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड प्लेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपदा, सही बात है, सब ट्रू है। पोर्ट टू स्टोर वेयर मेड ऑफ पेंटेड ग्रेव वेयर, सही बात है। मैनी सिटीज इन महाजनपद वे फोर्टिफाइड, सही बात है, सब स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब बाकी भी देख लेना तुम लोग। दैट्स इट, समझ गए।